जय के लिए नमस्कार दोस्तों। हम अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं जिससे वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सके और एक अच्छा जीवन जी सके, मतलब इस समाज में एक अच्छा नागरिक बनकर अच्छा जीवन यापन कर सके। क्या हमारे को अच्छा जीवन यापन करने के लिए केवल एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है? क्या हमें सामाजिक मूल्यों की ज़रूरत नहीं है? हमें सामाजिक ढांचे को समझने की ज़रूरत नहीं है? हमें समाज में फैली हुई गंदगी, टॉक्सिसिटी, यहाँ तक कि जो अच्छी बातें हैं समाज की, वो भी क्या हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकें आगे चलकर? तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ और आज हम थोड़ा इसमें आगे बढ़कर इसके छठे एपिसोड पर पहुँच गए हैं। ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये समाज में फैली हुई एक ऐसी टॉक्सिसिटी को बताती है जो कि ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती और हम सामाजिक प्राणी ज़्यादातर इससे अवगत नहीं होते। और हम में से कुछ भाई बहन, कुछ हमारे बच्चे, मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, वो अपना एक अच्छा खासा जीवन बिगाड़ लेते हैं या उनकी ज़िंदगी को बिगाड़ दिया जाता है। तो ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम मालूम तो करें कि ये किस तरह की टॉक्सिसिटी है और किस तरह के लोग हमारे बीच ही हमारे समाज में हैं जो कि दोहरा चेहरा लेकर घूमते हैं और हम उनको समझ ही नहीं पाते। और क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब अवेयरनेस ही नहीं है, इसलिए मैं आगे आकर इस पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है इसमें। मेरे साथ आइए और इसको जहाँ तक, जितना दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, मदद करिए कुछ ज़िंदगियों को गर्त में गिरने से बचाने में। उनको हम अगर बेहतर बना सके तो शायद ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग होगी हम पर। तो आइए अब हम आगे अपनी कहानी में बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी इस कहानी की मुख्य पात्र वंशिका जैन है, जो कि एक बहुत सरल हृदय, ममतामयी, प्यार से बही हुई, समझदार और बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की थी जब उसकी शादी हुई। अब वो कैसी है ये तो आपको आगे कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा कि अब वो कैसी है, क्या वो बदल गई या अभी भी वैसी की वैसी है। क्योंकि ये कहानी तो 90s, लेट 90s में शुरू हुई थी। बर्थ उसका 70s में हुआ था, कहानी लेट 90s में शुरू हुई, जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था। मतलब उसका विवाह हुआ दीपक जी के साथ और उसके विवाह के बाद के जो कुछ चंद महीने हैं उनमें घटित होती हुई घटनाएं, जो छोटी छोटी घटनाएं थी, जो अमूमता हम जिस पर ध्यान ही नहीं देते हैं उसको बुला ही देते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब भी नहीं होता है। बट इस कहानी में उनका कितना मतलब रहा ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ ये सब, और आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस कहानी को सुनकर ख़त्म मत करिए, इस पर सोच विचार करिए और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर मुझ तक पहुँचाइए। शायद हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें मिलकर, क्योंकि अकेले तो ये काम नहीं हो पाएगा। अब वंशिका की हम जब बात कर रहे थे, तो वंशिका जब शादी होकर अपने लॉस के घर पहुंची, अपने हस्बैंड के घर पहुंची, बहुत शुरू में ही उसको ये बोल दिया गया था तुम्हें किसी भी सर्वेंट से बात नहीं करनी है। उनके घर में कई सर्वेंट थे, मतलब कुक अलग आती थी, यूटेंसिल्स सफाई करने वाली अलग आती थी, माली था, इस तरह से कई थे। तो बोल दिया गया किसी से आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर पर भी ये बात नहीं करती थी। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो ये सब काम नहीं करते, ये तो पेरेंट्स ही देखते हैं। तो वो किसी से, सर्वेंट से खास तौर से इस तरह की बातें नहीं करती थी। तो उसको यहाँ भी कोई मतलब नहीं था और उसने सहर्ष मान लिया कि भाई ठीक है, क्या ज़रूरत है मुझे, क्योंकि वो तो वैसे भी हार्मोनी बनाकर रखना चाहती थी घर में, कोई टेंशन क्रिएट ना हो। बट यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये केवल हार्मोनी बना कर रखना था? क्या उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ जो इस तरह के छोटी छोटी पाबंदियाँ उस पर लगाती थी, उसके पीछे कोई मकसद था, या ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो बातें करते हैं उन्हीं में से ये एक थी? आप अपने कमेंट्स प्लीज जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो उसने ये बात भी मान ली और सोचा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब
इससे मुझे क्या लेना देना। और कुछ समय बाद उसको ये भी बोला गया कि जो भी रिलेटिव्स हैं उनके, बिल्कुल उनके घर से सटा हुआ चिपका हुआ ही उनके कुछ रिलेटिव्स का घर भी था, तो वहाँ भी आपको नहीं जाना है। आप या तो अपनी मदर इन लॉ के साथ जाओगी या सिस्टर इन लॉ के साथ जाओगी या अपने हस्बैंड के साथ जाओगी, पर आपको अकेले नहीं जाना है। यहाँ तक कि बाहर सड़क तक भी आपको अकेले नहीं जाना है। थोड़ी बात अजीब सी लगी, बट उसने सोचा शायद अभी नई शादी हुई है, तो अभी शुरू में इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, थोड़े तक में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसके दिल में तो कोई दुराव छुपाव था नहीं, उसको तो अकेले जाके वहाँ मिलता नहीं क्या, तो ठीक है ऐसा ही करेगी। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। तो धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे और बहुत सारी घटनाएं और उसके सामने आती गईं। जैसे एक चीज उसने मुझे बताई कि उसके पेरेंट्स ने मैरिज में गाड़ी भेंट करने की उनकी इच्छा थी, तो उसका उन्होंने कैश पेमेंट किया था। और वो छोटी ही गाड़ी थी, उस समय मारी थी 800, वो देना चाहते थे। तो उसके जो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड हैं, शादी के बाद उसको पता चला कि उन्होंने मारुति 800 नहीं, उस समय जेन गाड़ी आती थी, मारुति जेन खरीदी है, जो मारुति 800 से कुछ ज़्यादा कॉस्टली आती थी, और वो गाड़ी लोन पर ली गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। बट जो फर्नीचर वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे जो उन्होंने चीज़ों का अमाउंट लिया था, उसमें से गिनी हुई 3 चीज़ें ही खरीदी गई थी, तो बाकी पैसे कहाँ गए। कोई बात नहीं, शादी में होता है ऐसा। बट हर शादी में ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि उसको बार बार ये सुनने को मिलता था कि ये जो गाड़ी है ना, ये तुम्हारे पिताजी ने आधी दी है या पूरी दी है, ये किसी को क्या पता। और उसके लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो पूरी ही गाड़ी दी थी और पूरे ही फर्नीचर के पैसे दिए थे, जो कि फर्नीचर खरीदा भी नहीं गया था। तो जो उस गाड़ी को खरीदने में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, वो तो उसके फादर के दिए हुए अमाउंट में से ही बचा था। तो गाड़ी आधी, पूरी या 1/4 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बड़ी अजीब अजीब बातें थी, और ये जो अजीब अजीब बातें थी, ये वो इग्नोर करती चली गई, जो कि लिटरली इग्नोर करने लायक नहीं थी। ये मैंने उसको बताया और उसको धीरे धीरे जाके बाद में बातें समझ आई। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गाड़ी जो है वो तो लोन पर ली गई थी, कोई बात नहीं। शादी के समय भी उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ने बहुत कुछ बोला था कि इतना 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 सब कुछ है उनके पास, तो ये कार लोन पर क्यों नहीं गई। एक बार छोटा सा ख्याल उसके दिमाग में आया जरूर था, पर उसने झटक दिया कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसलिए ली गई होगी। उससे ये भी कहा जाता था कि तुम्हारी तो 7 पुश्ते बैठकर भी खाएंगे तो तुम्हारा खत्म नहीं होगा। तो उसने सोचा कि उसकी जो शादी हुई है वो तो अच्छी जगह हुई है, ठीक ठाक जगह हुई है। बट ऐसा नहीं था। कुछ ही समय में उसको पता चला कि गाड़ी लोन पर इसलिए ली गई है क्योंकि घर में पैसा नहीं होता था। दूसरी बात, उसको ये पता लगी कि जो बड़ी बड़ी लाखों की एफडीज की बात की जाती थी वो भी गलत थी। जो प्रॉपर्टी की बात की जाती थी वो उसकी मदर इन लॉ ने खुद ही 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर बता दिया कि वो तो जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने खुद बुर्द कर दिए, या खुद बुर्द शब्द भी उसने शायद पहली बार वहीं सुना था। मतलब वो कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पर, वो हाथ से निकल गई है। तो वंशिका का कहना था कोई बात नहीं, जो उनका गीता निवास है वो तो है ना उनके पास, तो वो आराम से बिल्ड करेंगे यहाँ से अपने आप को। बट राजेश्वरी जी को ये मंजूर नहीं था। वो उसको उकसाना चाहती थी, उससे कुछ रिएक्शन चाहती थी, जो उसने और नहीं दिया तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। मन मन में उबाल आता रहा, जो बाहर से वो बहुत ही अच्छी तरह से छुपाती थी। घर के हालात क्या थे ये एक और घटना से पता चलता है। कुछ ही दिनों बाद दीपक जी ने और राजेश्वरी जी ने बोला कि वंशिका की ज्वेलरी को बैंक में रख कर आते हैं, लॉकर में रख कर आते हैं। तो उसकी ज्वेलरी को एक बैग के अंदर, छोटे से ज्वेलरी बॉक्स के अंदर पैक किया गया, और राजेश्वरी जी वंशिका को लेकर उस ज्वेलरी को रखने बैंक में, लॉकर में गई। वंशिका बहुत ही हैरान हो गई
कि जो बहुत सारे खानदानी ज्वेलरी की बात की जाती थी वो तो कहीं थी नहीं। लॉकर तो बिल्कुल ही एम्प्टी था, वहाँ पर तो एक रिंग तक नहीं थी, एक चांदी की रिंग भी नहीं थी, चांदी के टो रिंग भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उल्टा लॉकर का रेंट पता नहीं कितने सालों से दिया नहीं गया था। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अभी और शौक भी उसको झेलने थे। क्या थे कि वो नोटिस करती कि रोज कुछ लोगों के घर में फ़ोन आते रहते और उससे कुछ बात छुपाई जाती, जो राजेश्वरी जी ने धीरे धीरे उसको बता दी कि वो तो काफ़ी लाखों के कर्जे के नीचे हैं। इस तरह से उसकी ज़िंदगी से पहला खिलवाड़ किया गया, झूठ बोलकर शादी की गई। और झूठ का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगी कि पहले मैंने आपसे शेयर किया था वो अपनी शादी के बाद कुल्लू मनाली गए थे अपने किसी दोस्त के साथ। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि वंशिका एक स्वस्थ लड़की थी जो कि पिछले शायद 10-12 सालों से बीमार नहीं हुई थी, जिसको कभी फीवर भी नहीं आया था। और कुल्लू मनाली के विजिट पर उसको बहुत तेज बुखार आया वहाँ पर। मेरा आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं समझ गई थी उससे बातें करके, पर अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप मुझे बताओगे उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसको इतना बुखार तेज क्यों आया जो कि पिछले 10 सालों से नहीं आया था? एक प्रश्न मैंने आपसे अपने पिछले एपिसोड्स में भी पूछा था, जिसका आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस वाले प्रश्न का भी और इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे बात करिए। एक बात और वंशिका ने मुझसे शेयर की थी कि उसकी मैरिज के बाद उसके जो हस्बैंड है दीपक जी, वो शाम को ऑफिस जाते तो शाम को 6-7 बजे ही वापस आते थे। जैसे कि वंशिका को बोलने की आदत नहीं थी, कुछ भी मांगने की आदत नहीं थी, वो बेटा गिवर थी रादर देन टेकअप। तो उससे राजेश्वरी जी रोज बोलती कि अरे तुम्हारी तो नई शादी हुई है, तुम जाओ ना दीपक जी से बोलो रोज तुम्हें घुमा के लाई। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता कि जो बंदा खुद नहीं बोल रहा है मैं उसको क्या बोलूँगी कि घुमा के लाओ, और जो थका हारा पूरे दिन ऑफिस से आ रहा है उसके लिए उसकी मदर ही ऐसा कैसे बोल रही है, तो उससे कुछ बोलती नहीं थी। बट यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि राजेश्वरी जी वंशिका की मदर से ये बात बोलती है कि ये वंशिका ने परेशान कर रखा है, ये दीपक को चैन से बैठने ही नहीं देती, इसको रोज घूमने को चाहिए, रोज ऑफिस से आते ही उसको परेशान करती है। तो कुछ ऐसी बातें थी जो उसको वंशिका को परेशान करने लगी, क्योंकि ये वाली बात उसकी मम्मा ने उसको बाद में बोली कि भाई तुम ऐसा क्यों करती हो, तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो उसको अच्छे से शक आने लगा कि जिस तरह से उससे व्यवहार किया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है, ये कोई नॉर्मल व्यवहार नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे बात ज़रूर करिए, आंसर ज़रूर दीजिए। नमस्कार।